दिया था। तो कंपनीज एक्ट में अपन ने क्या क्या कर लिया था, एक तो सर कंपनी का मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन एज पर जनरल अंडरस्टैंडिंग एज पर कंपनीज एक्ट। तो कृष्णा, एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है रे? Sir, company incorporated under this act or under any previous company law. Yes, company means a company which is incorporated either under this act. This act का मतलब Companies Act 2013 और any previous company law, ठीक है। और बाकी सेकंड का मतलब बोले तो ACPC याद रखना, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। देन वी रेड कि कंपनीज एक्ट किन किन चीजों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। फीचर्स ऑफ अ कंपनी से स्टार्ट करते हैं सर। एक तो है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है। तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो जहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी की बात आए ना, वहां आप एक चीज दिमाग में रखना, आपको अपने आप आंसर याद आ जाएगा। सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनरशिप क्रिएट होती है, मान लीजिए दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलके जो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसमें दिस पार्टनरशिप फर्म विच हैज बीन क्रिएटेड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस फर्म एंड दीज पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। ये और ये कोई अलग अलग नहीं है। तो इसकी कोई देनदारी है पार्टनरशिप की, तो ये पार्टनर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसको चुकाने को। फर्म की तो होती है, पहले फर्म चुकाएगी, पैसा नहीं चुकी रहा है तो फिर पार्टनर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको चुकाने को। तो अपन ये बोल सकते हैं पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी भी होती है कि सर सब जॉइंटली मिलके भी चुकाने को रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी के तीनों में से सर एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पूरा पैसा उससे भी मांगा जा सकता है, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स कहलाया जाता है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम, एंड पार्टनरशिप इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इनटू द आइज ऑफ लॉ कि इसकी देनदारियां इसकी खुद की होंगी, ऐसा नहीं होता है। जबकि कंपनी में कंपनी को बनाने वाले जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, और ये जो कंपनी खुद है, ये दो अलग अलग एंटिटीज मानी जाती हैं, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी की देनदारियां कंपनी की ही होंगी, कंपनी की लायबिलिटीज कंपनी की होंगी, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होगी, कंपनी खुद अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, ठीक है। कंपनी, आप सिंपली शेयर होल्डर हैं या मेंबर हैं तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी पे आपका हक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी इनटू द आइज ऑफ लॉ। इसकी देनदारियां इसी को चुकानी है, वो आप पे पर्सनली नहीं आएंगी। टिल द टाइम इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी, तब तक नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी। इफ इट इज अ लिमिटेड कंपनी, इफ इट इज अ लिमिटेड कंपनी, आप पे कोई देनदारियां नहीं आने वाली है कंपनी के लिए पूरा करने को, ठीक है जी। तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इनटू द आइज ऑफ लॉ। सर सेपरेट किससे? सेपरेट उन मेंबर्स से जिन्होंने उसको बनाया है या जो उसमें अभी मेंबर्स हैं, सेपरेट उनसे है, ठीक है। अब एग्जाम में कई बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करना, सर वो जहां पर पार्टनरशिप यूज करते हैं ना, वहां मतलब पार्टनरशिप के बारे में कुछ लिखते हैं ना, तो आइडियली पार्टनरशिप में कौन लोग होते हैं? सर पार्टनर्स होते हैं। और कंपनी में कौन लोग होते हैं? सर मेंबर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना, जब कंपनी यूज करेंगे टर्म, तो उसके सिनोनिमसली कौन सा टर्म यूज करना है कि सर कंपनी में मेंबर्स होते हैं। और जब पार्टनरशिप यूज करेंगे टर्म, तो सर कंपनी में पार्टनर्स, कंपनी में नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप यूज करेंगे तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में मेंबर्स होते हैं। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में या टेस्ट में, इन कंपनी देयर आर फोर पार्टनर्स, इन कंपनी देयर आर फोर पार्टनर्स, वो इस टर्म को इसके साथ जोड़ के यूज ले लेते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आपके नंबर गवा दोगे, सब कुछ आंसर लॉजिकली सही होते हुए भी इतनी सी बेवकूफी से। और पार्टनरशिप में मेंबर्स यूज कर लेते हैं और कंपनी में पार्टनर यूज कर लेते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर।
यस सर। ठीक है जी। तो ये बहुत स्पेसिफिक रहना इस चीज को लेके। तुम्हारी टेस्ट कॉपीज में भी मैंने कई बार देखा हुआ है, बच्चे टेस्ट में भी गलतियां कर रहे हैं ऐसी। सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सर अब इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना सर, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट किससे? सेपरेट उनसे जो उस कंपनी में मेंबर्स हैं। ठीक है सर, नंबर वन। नंबर टू, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ध्यान रखना, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, उस दिन से ये जो कंपनी बनाने वाले मेंबर्स हैं और जो कंपनी है, उस दिन से इस सेपरेट पर्सन का जन्म हो जाता है, फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन दी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उस तारीख से इस बच्चे का जन्म हो जाता है, उस तारीख से ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। इसको याद कैसे रखें सर? सर एक बच्चा जब जन्मता है ना, बायोलॉजिकल बच्चा जब जन्मता है, जन्मने से पहले तो वो माँ का ही पार्ट होता है, कोई सेपरेट लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। जिस दिन बर्थ हुआ उस दिन बर्थ सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट में तारीख आएगी कि इस बच्चे का जन्म 1 मई 2022 को हुआ, उस दिन से वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, सेपरेट पर्सन बन जाता है। सेपरेट किससे? अपनी माँ से। ठीक है। तो वैसे ही कंपनी में जो तारीख इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, उस तारीख से ये सेपरेट बन जाते हैं। सेपरेट किससे सर? अपने मेंबर से। बोलो सर, याद रह जाएगा आपको ये बात? तो उस तारीख से हम क्या करते हैं, जिस तारीख से ये रजिस्टर हुई है उस तारीख से हम ये मान लेते हैं ये सेपरेट पर्सन ऐसा है विच हैज बीन क्लोथ्ड, विच हैज बीन क्लोथ्ड, यानी उसको ऐसे कपड़े पहना दिए गए हैं, which has been clothed with a legal personality। इस आदमी को कैसे कपड़े पहना दिए हैं? जैसा कि ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है, वैसे वैसे इसका मतलब कपड़े वैसे कपड़े पहना दिए हैं। सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी, यानी कि अभी एक पर्सन बन गया है सर। नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो आर्टिफिशियल पर्सन बन गया है। और जिस दिन से ये सेपरेट लीगल पर्सन बना, उसकी एग्जिस्टेंस अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स से। तो अलग हो जाने के कारण ये क्या कर सकता है? अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकता है, अपने नाम से लोन ले सकता है, अपने नाम से लाइबिलिटीज इनकर कर सकता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ठीक है, नंबर वन। चलिए, अब सेपरेट लीगल एंटिटी में दो बातें और ध्यान रखनी है आपको। सर सेपरेट लीगल पर्सन है ना, तो सर इस पर इसके नाम से कंपनी पर, कंपनी के नाम से केस किया जा सकता है और कंपनी भी अपने नाम से दूसरे लोगों पर केस कर सकती है। ठीक है। तो दो बातें क्या याद रखनी है सेपरेट लीगल एंटिटी में? अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर जब कंपनी बनाते हैं ना, तो उसके दो डॉक्यूमेंट्स अपने को सबमिट करने पड़ते हैं, एमओए और एओए। एमओए में 6 क्लॉजेज होते हैं, आप सबको ध्यान है क्या क्या क्लॉजेज होते हैं? ठीक है। तो जब एमओए में ये 6 क्लॉजेज होते हैं, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि सर जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है ना। बताओ एमओए के क्लॉजेस बताना चालू करो भाई। Name clause, नेम क्लॉज, वेरी गुड मानस। सेकंड, object clause, Object. ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिग्नेश। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मोहित। अरे कहाँ गायब हो गए हो यार? याद भी नहीं, इतना भी याद नहीं है क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस? बताओ, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, कितने शेयर्स में, कितने रुपए वाले शेयर्स में कितने नंबर ऑफ शेयर्स में है, टोटल इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल, ऐसे लिखते हैं इसको। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ₹10 लाख of 1000 shares
ऑफ ₹100 ईच, यानी ये 3 फिगर होने चाहिए, कितने रुपए की टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितने शेयर्स हैं और कितने रुपए का एक शेयर है, उस हिसाब से ये आना चाहिए। सो नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एक क्या आता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है या नहीं आता है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में होता है उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म करते हुए अपना, मतलब वो साथ में आ रहे हैं। अपन कहते हैं ना, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जने साथ मिलके बनाते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 जने मिलके उस कंपनी को बना सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए जिन्होंने इस एमओए और एओए पे साइन किया है, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 होने चाहिए। ठीक है, तो these are all subscribers who are coming together and subscribing their names to the memorandum of association कि हम कंपनी मिलके खोल रहे हैं। तो जिस दिन से वो कंपनी रजिस्टर हो रही है उस दिन से ये जो सब्सक्राइबर्स हैं और ये कंपनी जो है ये अलग अलग माने जाएंगे, अलग अलग माने जाएंगे। सर ये बात समझ में आई आपको? बोलो सर। हाँ सर। ठीक है, मोहित अग्रवाल। हाँ सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पार्ट्स याद नहीं है क्या तेरे को? सर याद जैसे थोड़े थोड़े भूल गया था। अरे मोहित अग्रवाल, ये बात ध्यान रखना, नींद से उठा के पूछते हैं ना 2 2 जा कितना होता है तो अपने दिमाग से निकलता है सर 4, सर 2 3 जा कितना 6, कि तेरा नाम क्या है, कि मोहित अग्रवाल, कि तेरे पापा का नाम क्या है, कि पिताजी का नाम अग्रवाल। ठीक है, वैसे ही याद होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लॉजेस होते हैं सर, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज वगैरह वगैरह, ये सारे याद होने चाहिए। नहीं याद है तो मन लगाओ, इसमें होना चाहिए, केवल मोहित के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, जिग्नेश के लिए भी है, सिया के लिए भी है, कृष्णा के लिए भी है, और जो क्लास में नहीं आए हैं उनके लिए भी है। भगवान करे वो ये वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए, तो अब पहला तो ये सर सेपरेट हो जाएंगे। दूसरा, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। Only its creditors can sue it and not its members. Even members can contract with company, acquire right against it और incur liability to it. सर अब ये members जो हैं, ये members जिन्होंने मिलके इस कंपनी को बनाया और ये कंपनी है, ये अलग अलग हो चुके हैं सर, ये भी इस कंपनी के अगेंस्ट राइट्स एक्वायर कर सकते हैं, इनकी ड्यूटी भी हो सकती है कंपनी के प्रति। सर वो तो होती है ना, मान लीजिए ये मेंबर्स जो हैं शेयर होल्डर्स, ये मेंबर्स जो हैं ये शेयर होल्डर्स हैं। जब ये शेयर होल्डर्स हैं तो फिर शेयर होल्डर के राइट्स मिलेंगे ना कंपनी के अगेंस्ट या नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो सर ये भी कंपनी के अगेंस्ट राइट्स एक्वायर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एक बात क्या लिखी है, फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन sue and not its members। कंपनी को जिन्होंने उधार दे रखा है, उधारी के लिए केवल क्रेडिटर्स स्यू कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स कभी भी स्यू नहीं कर सकते हैं। बस याद रखने वाला पॉइंट है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो अपने नाम से जमीन ओन कर सकती है, ठीक है, अपने नाम से प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है। सर ये सब कहाँ से आ रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट? सर एक तो केस आ रहा है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, लीडिंग केस। अच्छा ये किस चीज पे केस है? अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये किधर से आ रहा है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी में ये पॉइंट आ रहा है, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, किसी मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी में उसके मेंबर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। सर मैक्यूरा केस, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी केस, सर क्या हुआ था? किसी को याद हो तो बताओ, नहीं तो मैं फटाफट बताता हूँ।
किया? सर नहीं याद है सर। नहीं याद है? एक बस इतना याद रख, लकड़ी के गोदाम का इंश्योरेंस पर्सनल नेम पे ले लिया, जबकि लकड़ी कंपनी की थी। भले ही मैक्यूरा नाम का आदमी जो था, मैक्यूरा नाम का आदमी जो था, वो उसमें उस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर था। मान लो 99.99% इसके पास में शेयर थे इस कंपनी के, जिसमें लकड़ी का गोदाम था और जिसमें लकड़ी भरी हुई थी। भले ही ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेवकूफ आदमी ने क्या किया, मैक्यूरा ने, कि ये जो लकड़ी थी ना, लकड़ी आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो इस लकड़ी का इंश्योरेंस जो लिया ना, वो अपने पर्सनल नाम पे ले लिया। और फिर होता वही है जो कहानियों में होता है, इस लकड़ी में आग लग गई, लकड़ी में आग लग गई, तो इसने कहा अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने तो इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो जब इंश्योरेंस लिया हुआ है अपन ने, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भाई लकड़ी किसकी? कि सर कंपनी की। तुमने इंश्योरेंस किसके नाम पे लिया? सर अपने पर्सनल नेम पे लिया उस लकड़ी के लिए। तो यार हम तो कंपनी के माल का इंश्योरेंस थोड़ी किया था, हमने तो मतलब हमने तो कंपनी के माल का इंश्योरेंस किया था, आपके पर्सनल माल का थोड़ी ना इंश्योरेंस किया था, वो माल आपको बिलोंग करता ही नहीं है। कि तो क्या हुआ, मैं 99.99% शेयर होल्डर हूँ इस कंपनी में, तो फिर मेरा उस कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी हुई। सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज दैट ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके शेयर होल्डर्स का उसमें कोई राइट नहीं बन जाता है। जब राइट ही नहीं है तो उसको इंश्योर कराने का इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको, राइट कहाँ से मिलेगा? तो a company के members does not even have an insurable interest in the property of the company। सर केस समझ में आया सिया तेरे को? हाँ सर। ठीक है, सभी को आया? जिग्नेश, कृष्णा, मानस, मोहित? हाँ सर। ठीक है सर, एक तो हो गया ये केस। दूसरा हो गया, एक केस और है कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स से अलग होती है। इस पे बहुत लैंडमार्क केस है, कौन उसका नाम बताएगा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी तो है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस में क्या हुआ था, कौन बताना चाहेगा? सर वो सोलोमन ने कंपनी खोली थी और सारे शेयर्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दिए थे। ठीक है, सोलोमन नाम का एक आदमी था, वो जूते बनाने का काम करता था। काम इतना अच्छा करता था कि बाद में इसने कंपनी खोलने का नक्की किया। और अपना कंपनी खोलते वक्त क्या किया था, इस कंपनी के शेयर्स जो थे वो मेजॉरिटी शेयर्स खुद के नाम से रखे, थोड़े शेयर्स अपनी वाइफ के नाम से और थोड़े अपने चिल्ड्रन के नाम से रखे। मेजॉरिटी शेयर होल्डर ये खुद था। और डिबेंचर्स इशू किए दो तरीके के, एक तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए, एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए यानी कि कंपनी यदि वाइंड अप हो रही है तो पहले सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को पैसा चुकाया जाएगा, और फिर कुछ पैसा बचेगा तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को चुकाया जाएगा। ठीक है, अब कंपनी वाइंड अप होने लगी तो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर ये खुद था, पहले खुद को पैसा चुकाया, बचा हुआ पैसा अनसिक्योर्ड वालों को चुकाया। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स वालों ने हल्ला मचाया कि अरे सर ये कंपनी और ये आदमी तो सेम ही है, इसी की कंपनी है, इसी ने खोली थी, तो पहले हमें पैसा चुकाना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला अरे भाई मेरे, माना कि ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, माना कि इसी ने कंपनी खोली थी, लेकिन सर कंपनी और उसको उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसको खोलने वाले लोग हैं, प्रमोटर्स हैं, मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये सब अलग अलग है। ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है कंपनी और ये लोग अलग हैं। तो सर बात तो कंपनी रूल कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही चलेगी। तो सर बात कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या चलेगी कि सर आपको पहले सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स वालों को ही पैसा पे करना पड़ेगा। तो सर सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स सोलोमन के पास, डिबेंचर होल्डर सोलोमन ही था, तो पहले इसका पैसा ही चुकाया जाएगा। कंपनी सेपरेट पर्सन है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और ये सब, मतलब ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स हैं। देखो सोलोमन वाला केस एक्चुअल में आ कहां पर रहा है, ये देखो आप, मैं आपको बताता हूं कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला केस जो है
ये देखो सोलोमन वाला केस जो है, सालोमन वाला केस जो है वो कॉर्पोरेट वेल में आ रहा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सर कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट क्या होता है? सर कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट होता है ये एक पर्दा है कंपनी और इसके काम करने वाले या बनाने वाले लोगों के बीच में, ये अलग है और ये अलग है। तो कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट कहीं ना कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी से ही कनेक्ट करता है, इसीलिए इस केस का नाम मैंने यहाँ पर लिया था, सोलोमन वाले केस का नाम। ठीक है, तो कंपनी और इसके बीच में एक पर्दा है, ये बनाने और काम करने वाले लोग अलग हैं और ये कंपनी अलग है। लेकिन इस पर्दे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई ना, तो ये पर्दा को लिफ्ट किया जा सकता है। तो ये अब दोनों एक ही जगह आ जाएंगे, ये कोई अलग अलग नहीं रहेंगे। सो अपना टॉपिक क्या है? कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल यानी एक पर्दा, काम करने वाले लोग और बनाने वाले लोग अलग हैं, इसकी गलतियों के लिए इनको सजा नहीं देना, या ये अलग अलग लोग हैं। तो कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट डेफिनेटली किससे कनेक्ट हो रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी से, नंबर 1। ठीक है सर, इसी से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जब ये कोई गड़बड़ करते हैं ना, मान लो कंपनी के नाम से फ्रॉड कर दिया, और तो फिर ये ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रॉड तो कंपनी ने किया है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, आप उसका गला जाके पकड़ो, हमारा क्यों पकड़ रहे हो? यानी काम ये लोग कर रहे हैं, कंपनी के नाम से गड़बड़ काम कर रहे हैं, तो फिर ये पर्दा खींच लिया जाएगा, लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब इनको और इनको एक ही मान के काम किया जाएगा गलत केस में। वहां पर ये कॉर्पोरेट वेल में अपन ने केस पढ़ा था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कहां से आ रहा है? सोलोमन वाले केस से आ रहा है। प्लस अ मेंबर इवन डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये केस कहां से आ रहा है सर? ये सिचुएशन आ रही है आपके मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी वाले केस से। ठीक है, दोनों केसेस ध्यान रखना। मैक्यूरा वाले केस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेम लकड़ियों वाला एक एग्जांपल देते हैं, वहां आपको याद आना चाहिए सर ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी से है, प्लस अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो आपको वहां नाम मेंशन करना पड़ेगा मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। या फिर डायरेक्टली आपसे सेपरेट लीगल एंटिटी पे क्वेश्चन पूछ लें तो उसमें भी इस केस का नाम तो 100% आना ही चाहिए। ये हो गया पहला अपना फीचर्स ऑफ कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एसीपीसी में कि सर परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। कंपनी में एक के बाद एक लोग अंदर आते जाते हैं, बाहर जाते रहते हैं, अंदर आते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कंपनी एज इट इज चलती रहती है, बिकॉज इट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसे वाइंड अप नहीं कर दिया जाए। तो कंपनी में लोग एक दूसरे को परपेचुअली एक के बाद एक सक्सीड करते रहते हैं, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन। सो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इंसॉल्वेंसी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपनी में जो मेंबर्स थे, मान लीजिए इनकी डेथ हो गई, तो ये कंपनी जो है वो बंद नहीं हो जाएगी, या कंपनी का एक मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। जबकि पार्टनरशिप में अपन क्या पढ़ते थे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपन पढ़ते थे कि सर यदि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है, अलग बात नहीं लिखी हुई है, तो एक पार्टनरशिप का यदि कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये पूरी फर्म को वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि कंपनी में चाहे लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ हो इंसॉल्वेंट हो इसके कोई भी मेंबर, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, और ये कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, एक के बाद एक लोग अंदर आएंगे बाहर जाएंगे और उनको एक के बाद एक लोग अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है सर, अब इस पे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 या 19 के एग्जाम में, कंपनी ये अपने बिजनेस लॉ के पेपर में क्वेश्चन आया है परपेचुअल सक्सेशन पे। एक प्राइवेट कंपनी थी एक्स लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड। उस एक्स प्राइवेट लिमिटेड में 5 मेंबर्स थे। ये 5 मेंबर्स, पांचों के पांचों मेंबर्स एक दिन कार से कहीं पर जा रहे थे।
कार से जा रहे थे तो सर इस कार का एक्सीडेंट हो गया और सारे मेंबर्स खत्म हो गए, सबकी डेथ हो गई सर, भयानक एक्सीडेंट, सबकी डेथ हो गई। अब आपको एज अ स्टूडेंट ये बताना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या इस कंपनी के सारे मेंबर्स जब मर गए तो क्या इसको वाइंड अप नहीं कर देना पड़ेगा? कमेंट करें, अपने सजेशन दें, बताएं क्या होगा। तो सर आपको बताना है कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी क्या होती है, फिर उसमें से अपन एक पॉइंट उठाएंगे। सर इसमें एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। तो ये जो पांचों मेंबर्स जिनकी डेथ हो गई है ना, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, हस्बैंड मरा है तो वाइफ आएगी, वाइफ मरा है तो हस्बैंड आएगा, इनके बच्चे आएंगे, मतलब इनके जो भी एलआरस हैं सबके पांचों के, वो आएंगे, इनकी जगह पे शेयर होल्डर्स बनेंगे और ये कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन वाले पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं करो वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर कोई वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी के एलआरस इनकी जगह पे आएंगे, परपेचुअली सक्सीड करेंगे और ये कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन आए तो घूमना मत रहे। बोलो सर, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी कराया था? हाँ सर। ठीक है जी। तीसरा जो फीचर ऑफ अ कंपनी है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करना, जब अपन कंपनी के नाम के आगे लिखते हैं मानस फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड, या फिर मैं इसको लिखूं मानस फर्नीचर्स लिमिटेड। ठीक है, तो नाम से ध्यान पड़ रहा है, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज अ पब्लिक कंपनी। पहली बात तो ये नाम से ही पता पड़ जा रहा है कि पहले वाली कंपनी प्राइवेट है, जो पब्लिक कंपनी होती है ना वो उसमें नाम में प्राइवेट नहीं आता है। दूसरा, यहाँ पर नाम में दोनों में एक वर्ड लिमिटेड आ रहा है, तो इस लिमिटेड वर्ड का क्या मतलब है कि ये कैसी कंपनी है? कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी है। बोलो यस और नो। इस वर्ड से पता हाँ पड़ता सर। है कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी है। तो इस लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई? जिग्नेश तू बताएगा? सर मतलब अगर कंपनी का लॉस होता है तो कंपनीज के मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट से नहीं देना पड़ेगा। यस, बात सही है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि सर इस कंपनी के, मानस फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड या मानस फर्नीचर्स लिमिटेड, जो भी कंपनी की बात कर रहे हो सर, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं बोल रहा हूं, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। बात समझ में आई? कैसे लिखोगे, क्या लिखने पे आंसर मिलेगा कि सर इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ये वर्ड कंपनी की लायबिलिटी नहीं बताता है, ये बताता है कि इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब देखो, जिग्नेश एक बात बोल रहा था कि सर इसकी कंपनी की लायबिलिटी के लिए इसके मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट नहीं बेचनी पड़ेगी। जिग्नेश ने ये बात जो बोली ये पूरी तरीके से सही नहीं है, मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। जिग्नेश ने बोला मान लो कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझो। मान लो लिमिटेड लायबिलिटी दो तरीके से होती है, एक तो होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, यानी लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर्स। कैसे? पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। सर 10 रुपए का शेयर है, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने आपसे 2 रुपए मंगा लिए, फर्स्ट कॉल के टाइम आपसे 5 रुपए मंगा लिए, और फाइनल कॉल के टाइम अभी तक 3 रुपए मंगाने बाकी हैं, तब जाके 10 रुपए का शेयर होगा। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए जिग्नेश के पास में इस कंपनी के 1000 शेयर हैं और हर एक पे 3 रुपए देने बाकी हैं, तो इसकी लिमिटेड लायबिलिटी कितनी होगी सर?
कंपनी इससे 3,000 रुपए से ज्यादा इसको लायबल नहीं बना सकती है। ठीक है, ये समझ में आया अभी तक? बोलो यस सर। यस सर। लेकिन सर इस 3,000 रुपए के लिए यदि जिग्नेश ये 3,000 रुपए नहीं चुका रहा है तो जिग्नेश का घर बार बेचा जा सकता है इस 3,000 रुपए को वसूलने के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी तो है, लेकिन ये आपका घर बार बेच के भी वसूला जा सकता है यदि आप चुका नहीं रहे हो तो। जिग्नेश समझ में आया? तू कहाँ गलत चला गया एक्सप्रेशन करते वक्त? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना सर इस पैसे के लिए घर बार नहीं बेचा जा सकता। सर बेचा जा सकता है, यदि आप ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पैसा नहीं चुका रहे हो ना तो आपका घर बार बेच के भी वो वसूल सकते हैं। लेकिन सर कितना वसूल सकते हैं? आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड कितनी है सर? 3,000 रुपए तक की। ठीक है, और लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसे लिमिट होती है कि सर इसमें मेंबर, कंपनी में मेंबर बनते वक्त मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई जो है वो एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं दैट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी को मैं 50,000 रुपए तक की गारंटी लेता हूं, मैं 10,000 रुपए तक की गारंटी लेता हूं। ठीक है, कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी और उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं 50,000 रुपए तक देने की गारंटी, मैं 10,000 रुपए तक देने की गारंटी, ऐसे तो मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम इतने रुपए तक मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। So this is what is the concept is. Now limited liability, sir liability of the company is different from liability of members. सर कंपनी की लाइबिलिटी खुद कंपनी की है, कंपनी की लाइबिलिटी चुकाने का जिम्मेदारी कंपनी की खुद की है, वो अपनी एसेट्स बेच के चुकाए, कैसे भी चुकाए। आपके इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और लिमिटेड आइदर बाय गारंटी। ठीक है, ये अपन ने अभी पढ़ लिया। हाँ, यदि वो अनलिमिटेड कंपनी है तो सर उसके मेंबर्स की कितनी भी लाइबिलिटी हो सकती है। भारत में ऐसी भी कंपनियां हैं, बहुत गिनी चुनी है, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनियां भी हैं। ठीक है सर, आइए एक बार देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। सर लिमिटेड लाइबिलिटी किस तरीके की कंपनी में, विच काइंड ऑफ कंपनी में वो मेंबर है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मेंबर की लाइबिलिटी कैसी है। ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी शेयर होल्डर या मेंबर की लिमिटेड रहेगी। ठीक है, कितने रुपए तक लिमिटेड रहेगी? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दैट। नॉमिनल वैल्यू मींस 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में से जितना अनपेड अमाउंट है उतने अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, गारंटी में जितना अमाउंट आपने गारंटी दिया है वो वाइंडिंग अप के टाइम जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही हो केवल तभी मंगाया जा सकता है। जबकि ये शेयर्स पे जो बाकी अमाउंट है ना 3 रुपए का, ये कंपनी के लाइफ टाइम में या वाइंडिंग अप में कभी भी मंगाया जा सकता है, इस पे कोई रोक नहीं है। जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो गारंटी अमाउंट है वो केवल लिक्विडेशन के टाइम ही मंगाया जा सकता है। और यदि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है तो फिर उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, कितना भी रुपया कंपनी उनसे अपनी देनदारियां चुकाने के लिए मंगा सकती है। ठीक है, ये हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी, कुछ नहीं छूटा। अब आता है सेपरेट पर्सन। फीचर्स ऑफ अ कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी है। हाँ सर सेपरेट है, तो दो केस ध्यान रखने हैं सर, एक तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी और दूसरा मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन, एक के बाद एक लोग अंदर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। एक केस इस पे भी कराया, गाड़ी में जाने वाले 5 लोग एक्सीडेंट में मर गए तो क्या कंपनी वाइंड अप होगी? नहीं सर, परपेचुअल सक्सेशन होता है, उनके एलआर्स आएंगे, उनको रिप्लेस करेंगे और कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, डिपेंड्स अपॉन कैसी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, लास्ट फीचर ऑफ अ कंपनी इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सर पर्सन माना गया है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पॉइंट से ही कनेक्ट हो रहा है ये भी, पर सर कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ज्यूरिडिकल पर्सन मींस लॉ के द्वारा बनाया गया है। कौन से लॉ के द्वारा बनाया गया? आइदर थ्रू दिस कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो सर ये आर्टिफिशियल अलग पर्सन है ना, तो ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नंबर 1। इसे इसके नाम से स्यू किया जा सकता है और ये भी दूसरों को अपने नाम से स्यू कर सकता है। ठीक है, पर हाँ आर्टिफिशियल पर्सन है तो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो सर
ये भी किसके थ्रू ही एक्ट करेगा, कोई ना कोई ह्यूमन एजेंसी के थ्रू ही एक्ट करेगा, कोई ना कोई ह्यूमन एजेंसी के थ्रू ही एक्ट करेगा। ठीक है, आइए आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, नेचुरल बर्थ नहीं होता है। ठीक है, और इसे सारे राइट्स मिलते हैं जो एक पर्सन को मिलने चाहिए, वो सारे राइट्स मिलते हैं, नाम, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, बैंक अकाउंट खोलने के, प्रॉपर्टी खरीदने के, प्रॉपर्टी बेचने के, केस करने के, केस नहीं करने के। लेकिन सर चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो राइट्स जो एक प्योरली नेचुरल पर्सन को मिलते हैं ना, वो इसको नहीं मिलेंगे, जैसे कि शादी करने का अधिकार, जैसे कि जो पर्सनल नेचर के हैं ना, वो वाले राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको छोड़ के सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है सर, ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये किससे एक्ट करेगा सर? डायरेक्टर्स नाम के जो ह्यूमन एजेंट्स होते हैं इस कंपनी के, उनसे एक्ट करेगा ये जुरिस्डिकल पर्सन, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है सर, डायरेक्टर्स कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट्स एज इट्स एजेंट्स, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये बात ध्यान रखना, इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो इस कंपनी के एजेंट्स हैं, इस कंपनी के मेंबर्स के एजेंट्स नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और डायरेक्टर्स कैन आइदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। ठीक है, और पांचवा और लास्ट जो इसका आ रहा है फीचर जो है वो है कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर कॉमन सील 2015 से पहले कंपलसरी थी, चाहे वो एलएलपी था चाहे वो कंपनी था, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन को जहाँ साइन करना था वो वहां पर साइन कैसे करता रहे, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन था, तो सर कॉमन सील का प्रोविजन लगाया गया। लेकिन सर उस साइन करने के बाद में भी ह्यूमन एजेंट्स को तो साइन करना ही पड़ता था, क्योंकि सील तो कैसे भी कॉपी करी जा सकती है। ठीक है, लेकिन 2015 के बाद में कॉमन सील के कंसेप्ट को ऑप्शनल बना दिया गया। आप चाहे अपनी कंपनी में तो रखें, आप चाहे एलएलपी में तो आप रखें, नहीं तो आपको कॉमन सील कंपलसरी नहीं, आप नहीं रखना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सर ह्यूमन एजेंट्स के तो वैसे भी साइन हो रहे थे। तो सर ये एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जैसी लगी, तो इस वजह से इसको 2015 के बाद में कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया है। बस आपको बात इतनी सी रखनी है। तो सर इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, the authorization shall be made by at least 2 directors or by a director and by a company secretary। ठीक है, wherever the company has appointed a company secretary। जहाँ कंपनी में सीएस अपॉइंट हुआ है वहां पर एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन करेगा, जहाँ कॉमन सील का प्रावधान नहीं है कंपनी पे, और जहाँ कॉमन सील का प्रावधान नहीं है और सीएस भी अपॉइंट नहीं है, वहां कम से कम 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे। दिस इज व्हाट इज द कॉमन सील। इसी के साथ में आज अपन ने फीचर्स ऑफ अ कंपनी जब आए तो 5 लिखना, 1 2 3 4, और 5वां होएगा कॉमन सील। हमने फिनिश किया, आज की क्लास यहीं खत्म, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, अपने टेस्ट की तैयारी रखना, मैम लेगी, प्रिया मिस आप लोगों से ओरल लेगी और चेक करने के लिए लेगी, इसलिए अच्छे से तैयार होके जाना। चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे।